जितने भी कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन सभी लोगों के लिए एक आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ, क्योंकि आप लोग पिछले कुछ दिनों से कमेंट में लगातार ये डाउट्स पूछ रहे थे कि किस तरीके से आप लोगों का एग्ज़ाम पेपर किस तरीके से आएगा, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी होगी और क्या स्ट्रेटजी रहेगी इसके लिए, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने उसमें अटेम्प्ट करने होंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल कहाँ से लाया जाए, रिवीजन किस तरीके से किया जाए, बहुत सारे आप लोगों के डाउट थे। तो आज मैं एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें आज हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट को किस तरीके से हम पढ़ेंगे और कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। और साथ में आज हम इस वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करेंगे आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन से लेकर के आपके एग्ज़ाम हॉल तक और यहाँ तक रिजल्ट आने तक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस वीडियो का जो कह सकते हो पूरा जो इम्पॉर्टेंट एरिया है वो वही है। ठीक है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, कोई भी पार्ट इसका मिस मत करिएगा। ये वीडियो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेगा। मुझे मालूम है आप लोगों का इस समय टाइम की क्या वैल्यू है, तो मैं खुद भी नहीं चाहूँगी कि आप लोग टाइम वेस्ट करो, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जब आप ये वीडियो फिनिश करोगे तो इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। ऐसा लगेगा कि आधा जो युद्ध है वो आप लोगों ने जीत लिया है, आधी जो परेशानियाँ हैं वो आप लोगों की ख़त्म हो गई हैं। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके क्लासमेट्स हों उनको सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है बनाने में और इस वजह से, ताकि ये जो वीडियो बनाया है इसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट को मिल पाए, कोई भी स्टूडेंट ना छूटे, किसी का भी कोई लॉस ना हो। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा यहाँ पर एलएलबी और बीएलएलबी वालों का सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, आई नो आप लोगों को सब्जेक्ट तो मालूम ही होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एलएलबी वालों को 5 सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ जिसमें हिंदू लॉ है, और लॉ ऑफ क्राइम यानी आईपीसी, और लॉ ऑफ टॉर्ट जिसमें आपका मोटर व्हीकल एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का 5वां पेपर है। यहाँ बीएलएलबी में पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश फर्स्ट, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके के 6 सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बीएलएलबी वालों के 2 सब्जेक्ट जो हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल, और यहाँ एलएलबी वालों के लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो पेपर हैं ये आप लोगों के सेम पेपर है। ठीक है, और आप लोगों का सिलेबस भी सेम है, क्वेश्चन पेपर भी बहुत हद तक सेम आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एलएलबी वाले हैं, एलएलबी वालों का ये पेपर पहले होता है और बीएलएलबी वालों के ये पेपर बाद में होते हैं। तो आपको करना क्या है, जितने भी एलएलबी वाले हैं आप लोगों में से कोई भी एक स्टूडेंट, मेरी ईमेल आईडी जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोगों का जब एग्ज़ाम हो जाए तो एग्ज़ाम दे करके आना घर में और उस पेपर का पीडीएफ बना करके ईमेल कर देना मुझे। ठीक है, जिससे कि मैं इन लोगों को शेयर कर दूंगी टेलीग्राम में, बीएलएलबी वालों को, तो उससे इनकी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, और बाकी एलएलबी वालों के लिए मेरे पास जो पेपर रखे हुए हैं प्रीवियस ईयर के, मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी इसी तरीके से। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 3 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल और आईपीसी। ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनकी प्रिपरेशन लगभग आपको सेम करनी है। इनमें करना क्या है, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आप अगर इन सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास होनी चाहिए एक बेयर एक्ट। ठीक है, बेयर एक्ट अगर आपके पास नहीं है तो गूगल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इनके जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आप इनका इंडेक्स ही रट लेते हो तब भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इसकी गारंटी मैं आप लोगों को देती हूँ। इसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सेक्शन से, आर्टिकल से, चैप्टर से। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपके आर्टिकल दिए गए होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट या क्रिमिनल लॉ, इनमें आपके सेक्शंस दिए गए होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, जैसे सेक्शन दिए गए होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, ऐसे करते करते सब में सेक्शंस दिए गए होते हैं, चैप्टर्स दिए गए होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पार्ट दिए गए होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे संविदा अधिनियम में संविदा की परिभाषा पूछी जा सकती है कि संविदा की परिभाषा किस सेक्शन में दिया गया है, या प्रपोजल यानी प्रस्तावना जो है वो किस सेक्शन में दिया गया है।
ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं और कितने चैप्टर्स हैं, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। डायरेक्ट सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनके लिए आपको इनका इंडेक्स रटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जब एग्ज़ाम हो आपका उसके एक दिन पहले या अभी से आप इनका डेली इंडेक्स एक बार डेली रिवाइज करते जाओ, ठीक है। चाहे कोई ट्रिक बना लो लर्न करने की, लेकिन आप इनकी पूरी जितनी आपकी धाराएं हैं उनको लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में ध्यान रखिएगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सारे आर्टिकल न याद करने बैठ जाना, क्योंकि आपका आधा पार्ट जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में है, आधा पार्ट आपका सेकंड सेमेस्टर में है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग अपना सिलेबस देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है और कौन सा सेकंड सेमेस्टर में है। BLLB वालों के लिए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप पॉलिटिकल साइंस का भी काफ़ी हद तक पेपर कर लेते हो, क्योंकि आपका उसका सिलेबस भी लगभग सेम है, ठीक है। लगभग क्या, थोड़ा बहुत सेम है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इनएक्टमेंट और इन्फोर्समेंट डेट जो है इनकी, कब ये अधिनियम लागू हुआ, कब पारित हुआ, इनकी डेट से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। एक या दोनों क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों को इनके इंपॉर्टेंट केसेस भी पढ़ने होंगे, ठीक है। चाहे आपका भारतीय दंड संहिता हो या संविधान हो या संविदा अधिनियम हो, इनकी जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको पढ़ना है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें, धर्मोदास का केस आप लोगों ने पढ़ा होगा जो अवयस्कता से संबंधित है, और सामान्य प्रस्ताव से संबंधित स्मोक वॉल कंपनी, जो कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी का केस आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, देखा होगा, ठीक है। अब लॉ ऑफ क्राइम में इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट केस हैं वो इन सभी के केसेस, आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में गोलकनाथ का केस पढ़ा होगा आप लोगों ने, और केशवानंद भारती का केस पढ़ा होगा, MC मेहता का केस पढ़ा होगा, और इंदिरा गांधी का केस पढ़ा होगा। बहुत सारे केस आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो ये जो केस हैं, डायरेक्ट केस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको सबसे पहले अपना सिलेबस चेक करना है। इन सब्जेक्ट के सिलेबस, जो भी सिलेबस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं उनका कोई भी टॉपिक आप छोड़िएगा नहीं। पर गूगल में सर्च करके या यूट्यूब में सर्च करके एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। अब जो हमारा अगला सब्जेक्ट है हिंदू लॉ, ये LLB फर्स्ट सेमेस्टर में, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ से कैसे पढ़ना है। इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के जो सोर्स हैं उनको पढ़ना है। इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से सोर्स हैं या सबसे पुराना सोर्स कौन है, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ लेना अच्छे से। इसमें जो इनकी सेक्शंस पढ़ लेना। ये चारों एक्ट जो हैं इनको गूगल में सर्च करके इनकी बैरैक्ट निकाल लेना। ये देख लेना इनकी डेट कब कब कौन सा लागू हुआ, इनकी किस सेक्शन में क्या दिया गया है, कितनी सेक्शंस है इसमें, ठीक है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदू के जो विवाह की शर्तें हैं वो किस सेक्शन में दिया गया है, या जो जुडिशियल सेपरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यायिक पृथक्करण, ये किस सेक्शन में दिया गया है, विवाह विच्छेद किस सेक्शन में दिया गया है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तराधिकार यानी जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट जो है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संरक्षक यानी गुजोगार यानी कितने टाइप के होते हैं, और जैसे प्राकृतिक संरक्षक किस सेक्शन में दिया गया है, या विधिक संरक्षक किस सेक्शन में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अडॉप्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये भी एक्ट है, इसमें भी डायरेक्ट सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनको आप एक एक बार पॉइंट देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ में ये जो एक्ट दिए गए हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो इनको आप सभी लोग एक एक बार गूगल से इनकी बैरैक्ट निकाल लेना। अगर है आपके पास बैरैक्ट तो इनकी सेक्शंस को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से बन रहे हैं मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूं। टेलीग्राम चैनल जो है उससे जुड़े रहिएगा आप लोग। मैं एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के कुछ ना कुछ MCQ जरूर प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, वहाँ पर, जिससे कि आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश फर्स्ट यानी जनरल इंग्लिश का, ये आपका BLLB में सब्जेक्ट है। बहुत से बच्चे इस सब्जेक्ट से डरते हैं, लेकिन इतना भी टफ सब्जेक्ट का इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आती है, इंग्लिश ग्रामर आती है, अगर आपको इंटरमीडिएट लेवल की भी आती है, तब भी आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आपको इंटरमीडिएट हाई स्कूल लेवल की भी नहीं आती है ग्रामर, तब तो डेफिनेटली आपका पेपर थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी जिनको अगर आप पढ़ लेते हो तो मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, आपका डेफिनेटली पेपर अच्छा जाएगा।
जैसे प्रेपोजिशन, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर थे, जो अभी तक जो एग्जाम हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा चीज़ देखी गई है कि प्रेपोजिशन से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब जैसे ये आपका क्वेश्चन है कि टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड डैश 5 सितंबर। अब यहाँ आपको ऑप्शन दे दिया गया, पहला ऑप्शन है इन, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया आपको ऑन, ठीक है, और इसी तरीके से 2-3 ऑप्शन और आपको दे दिए गए। अब इसमें आपको फिल करना है। तो अब आपको बस इतना, अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्रीपोजिशन वगैरह पढ़ लिया तो आराम से फिल हो जाएगा। इसमें क्या फिल करेंगे, टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत इजी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं प्रीपोजिशन, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ आपका नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक कोई सेंटेंस दे देंगे, उसमें कोई एरर्स होगी, अब उसको आपको फाइंड करके बताना होगा कि इसमें एरर क्या है। उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक करेक्ट होगा, ठीक है। आपको फाइंड करके बताना होगा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद टेंस जो है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेंस से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप टेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कोई टेंस, एक सेंटेंस लिख दिया जाएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब, आपको करेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिल करनी होगी। और तीसरा जो हमारा चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। एक आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा या 1 से 2 लाइनें दे दी जाएंगी जिसमें हिंदी में होंगी, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना नहीं है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको सिर्फ इतना बताना है कि इसमें कौन सा आंसर जो है करेक्ट है। अगर यही सब्जेक्ट अगर रिटन में होता तो शायद आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़ लेते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हो, तब आपका पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा, ठीक है। जिसमें ट्रांसलेशन, प्रीपोजिशन, टेंस, अगर ये आपके कंप्लीट हैं टॉपिक्स, तो भी आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लीगल टर्म्स एंड फ्रेजेस। आपके जो लीगल टर्म्स, मैक्सिम्स और जो फ्रेजेस हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ जाएगा आपके एग्जाम में कि मेंस रिया क्या है, इसका मीनिंग बताना होगा। आपसे आ जाएगा कि डी फैक्टो क्या है, ये आपको इसका मीनिंग बताना होगा। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ये कुछ आपके लीगल टर्म्स, फ्रेजेस हैं, ठीक है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एसे। अब एसे आपके सिलेबस में दिया गया है, लेकिन आपका एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव होगा ना, तो आप सोचो आपके एग्जाम में एसे कैसे पूछा जाएगा। तो एसे में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टाइप्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एसे कितने टाइप का होता है। 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। उनमें हो सकता है कि आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा एसे का एक टाइप नहीं है, या फिर कोई एक स्टेटमेंट दे दिए जाए, पूछ लिया जाए ये किस टाइप का ऐसे है, ठीक है। इस तरीके से एसे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका इंग्लिश, ठीक है। जो मैंने जो पॉइंट बताए हैं, जो टॉपिक बताए हैं, आप अगर इतने टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका एलएलबी में सब्जेक्ट है। इसमें आपको कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हुए हैं, ठीक है। जैसे इसके लिए क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले आपको केसेस इसके पढ़ने हैं। जो आपका लॉ ऑफ टॉर्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा केसेस दिए गए हैं। आपसे पूछा जा सकता है एसबी बनाम वाइट का केस जो है ये किससे संबंधित है, या इस केस में कौन सा सिद्धांत दिया गया था। और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा केसेस ही पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो पूछा जाता है वो मैगजीन से पूछी जाती हैं, जैसे इंजूरियस एंड डैमनम, डैमनम्स एंड इंजूरियन का मीनिंग पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी विकारियस लायबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे मैगजीम्स हैं, और भी आपके लॉ ऑफ टॉर्ट में मैगजीम्स हैं। मैगजीम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिनको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, जैसे टॉर्ट के जो कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, अपवाद दिए गए हैं। नेग्लिजेंस यानी उपेक्षा, विकारियस लायबिलिटी प्रातिनिधिक दायित्व, ट्रेसपास टू लैंड यानी भूमि का अतिचार, और ट्रेसपास टू बॉडी भी आता है यानी शरीर के प्रति अतिचार, डिफॉर्मेशन यानी मानहानि, और न्यूसेंस यानी उपताप। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर बात करें मोटर व्हीकल एक्ट की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो जो आपका मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल एक्ट में आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्ट जो है कब पारित हुआ था, कब ये लागू हुआ था, इसमें कितने सेक्शंस दिए गए हैं, इसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं मोटर व्हीकल एक्ट में उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर बात करें तो इसमें बोर्ड से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। केंद्रीय बोर्ड किस सेक्शन में दिया गया है, और राज्य बोर्ड किस सेक्शन में दिया गया है, कितने सेक्शंस हैं, और कब लागू हुआ था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और मोटर व्हीकल और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बेयर एक्ट डाउनलोड करके उनसे आप पढ़िएगा, डायरेक्ट बेयर एक्ट से। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, ये बीएलएलबी के सब्जेक्ट हैं। इनमें आपको ध्यान क्या रखना है
कि इनका जो सिलेबस है, पहले अब आप इनका सिलेबस देखो, सिलेबस से बाहर आपको नहीं जाना है, ठीक है। फिर इनके सिलेबस के जो पॉइंट है एक एक करके आप गूगल में, यूट्यूब में उसको सर्च करो, ठीक है, उनको समझो वहाँ से, गूगल में उन्हीं टॉपिक्स के MCQ निकालो और उनकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। क्योंकि आपका ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे बहुत ज़्यादा, ये जो सब्जेक्ट हैं इन पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए काफ़ी वीडियोज़ अभी भी अवेलेबल हैं, तो आप उनसे उनको समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या करनी है, आपको नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिसमें डेफिनेशंस लिखने हैं, स्टेटमेंट्स लिखने हैं जो विद्वानों के द्वारा दी जाती हैं। जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, अरस्तु का नाम सुना होगा, प्लेटो का नाम सुना होगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोई बुक दे दी जाए, ये किसकी बुक है, या फिर कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए, ये किसका स्टेटमेंट है, इस तरीके का कोई डेफिनेशन दे दी जाए, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके के शॉर्ट नोट बनाइएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के बीच में टाइम बिल्कुल नहीं है, गैप नहीं है, डायरेक्ट कंटिन्यू एग्ज़ाम लगे हुए हैं, आपको गैप नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप लोगों को शॉर्ट नोट बना लेने चाहिए हर एक सब्जेक्ट के, जिससे कि आप कम टाइम में जल्दी जल्दी रिविज़न कर पाओ। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी बच्चों के मार्क्स कम आ जाते हैं, बच्चे फेल हो जाते हैं, सब्जेक्ट में बैक लग जाती है। इसका रीज़न ये नहीं है कि बच्चों ने पढ़ा नहीं है, कभी कभी यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से भी बच्चों को ये सब कुछ देखना पड़ता है। अब आप कहोगे यूनिवर्सिटी से गलती कैसे हो सकती है? जी हाँ, ये कानपुर यूनिवर्सिटी है, यहाँ ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा हाल ही में LLB 6 सेमेस्टर के बच्चों ने जब कानपुर यूनिवर्सिटी के सामने प्रोटेस्ट किया, तब उसके बाद उनके लॉ ऑफ टैक्सेशन जो एक सब्जेक्ट है और इंग्लिश में कुछ उनके मार्क्स बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फेल कर दिया गया था, उनकी कॉपियाँ सही से नहीं चेक करी गई थी, जिसकी वजह से उनके नंबर कम आ गए थे और बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे। फिर बाद में यूनिवर्सिटी ने बच्चों को कुछ नंबर उनके बढ़ाए, जिससे कि वो बच्चे पास हो पाए, ठीक है। अब यहाँ सोचो, सिर्फ यही नहीं हुई, ये तो बच्चे गए थे, इसकी वजह से इनके बढ़ गए नंबर। बहुत सारे और भी सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे और भी सेमेस्टर हैं जहाँ बच्चे नहीं जाते हैं, या कुछ एक आध बच्चों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगी। अभी आप लोगों का स्टार्टिंग है, अभी आप लोगों को LLB वालों को 3 साल, BLLB वालों को 5 साल इसी यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना है। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा कि आप अगर हिंदी माध्यम के हो, हिंदी का क्वेश्चन रीड करोगे तब भी आपको हिंदी का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। तब आपको करना क्या होगा, इंग्लिश का क्वेश्चन रीड करना होगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन गलत भी टाइप हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका कोई मीनिंग नहीं निकल पाता है, और खामखा ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, छोड़ करके चले आओगे। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बल्कि अगर हिंदी का नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार इंग्लिश का पढ़िएगा, हो सकता है कि आपको इंग्लिश का समझ में आ जाए, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम के हो, अगर कोई मिस्टेक आपको लगे कि हो इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, तो आप एक बार हिंदी वाला जरूर पढ़ लीजिएगा, हो सकता है वहाँ से आपको कुछ सही आंसर मिल पाए। पहला पॉइंट याद रखना है कि हमें क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों का रीड करना है अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो। दूसरा क्या है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं कि उसमें 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो 4 में से कहो हो सकता है कि 3 ही ऑप्शन दिए जाएं, ठीक है, और 4 ऑप्शन ना दिए जाएं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ बच्चे छोड़ करके चले आएँ कि भाई इसमें तो 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही वाला है वो तो दिए नहीं गया है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, वो क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की फॉल्ट होती है, करेक्ट जो ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको उसका मार्क्स मिल जाएगा, ओके। दूसरा क्या है, आपको ये भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं कि क्वेश्चंस हो सकता है कि रिपीट हो जाए एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि ये रिपीट हो गया, आप हम इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। आप अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तब यूनिवर्सिटी आपको कोई मार्क्स नहीं देगी। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हो और वहाँ उस क्वेश्चन में कोई यूनिवर्सिटी की फॉल्ट है, तो वहाँ पे आपको नंबर मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि पिछली बार का जो पेपर था LLB सेकेंड सेमेस्टर का, वहाँ पे मुस्लिम लॉ में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए थे। दूसरा क्या है, आउट ऑफ सिलेबस भी आपका पेपर आ सकता है। वैसे हर बार तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ जब कभी आ जाता है, जैसे पिछली बार कुछ बच्चों का कहना था जो BLLB 5th सेमेस्टर के थे, वो कह रहे थे कि उनका जो पेपर आया है वो जो BLLB 6th सेमेस्टर में जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पेपर आ गया है, जिसकी वजह से वो पेपर पूरा नहीं कर पाए। इस बार लॉ ऑफ टैक्सेशन में LLB 6th सेमेस्टर
के साथ यही हुआ कि उनका जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, जिसकी वजह से वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, सभी के करेक्ट आंसर नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनके नंबर कम आ गए। तो इस तरीके की बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, अपने दिमाग में आप रखिएगा। आपको इस तरीके के चैलेंजेस भी फेस करने हो सकते हैं, दिमाग को थोड़ा सा खोल करके एक्टिव रखिएगा। अब हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो ये है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। अब हमको एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसके लिए कुछ हमने पॉइंट आप लोगों के लिए दिए हुए हैं। डोंट मिस एनी पॉइंट ऑफ योर सिलेबस। सबसे पहले क्या करना है, आपका जो सिलेबस है उसका कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। हर एक पॉइंट को आप गूगल में, यूट्यूब में डाल करके ज़रूर सर्च करिएगा, ठीक है। आप गूगल और यूट्यूब की हेल्प सबसे ज़्यादा लीजिएगा। गूगल से आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू सर्च कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश आपका जो भी माध्यम हो, ठीक है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और यूट्यूब से आप टॉपिक को समझ सकते हो, ठीक है, रिवीजन कर सकते हो। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है मेक नोट्स। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में गैप बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो आपको करना क्या है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो भी डेफिनेशंस हैं, सेक्शंस हैं, चैप्टर्स हैं और जो भी केसेस हैं, इनके शॉर्ट नोट बनाने हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज कर पाओ, ठीक है। अगला क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करना है। अभी हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ पेपर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और उनकी लिंक प्रोवाइड कराएंगे। आप उन लिंक के थ्रू क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया है और आपको किस तरीके की पढ़ाई करनी है, कैसे आंसर देना है, कौन कौन से टॉपिक्स को लर्न करना है। इसके बाद करना क्या है, आपको फ्लो चार्ट बनाना है। किसका, सेक्शंस का और आर्टिकल का फ्लो चार्ट बनाना है, जिससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इनको लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। ऐसे डायग्राम बनाइएगा जो आपको एग्ज़ाम टाइम में रिकॉल हो, याद आए। क्योंकि आप एग्ज़ाम टाइम पे आपका सिर्फ इतना सा डाउट कि जैसे कोई चीज़ अगर आपको, जैसे सपोज़ करिए कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जैसे सब्जेक्ट है, अब उसमें आपको नहीं याद आ रहा है कि सक्षम पक्षकार किस सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 10 में दिया गया है कि 11 में दिया गया है। जरा सा अगर आपके दिमाग में डाउट आ गया तो समझो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके मन में डाउट है, आपको करेक्ट उसका आंसर नहीं आ रहा है, या तो आप छोड़ दोगे और या तो हो सकता है कि गलत आंसर ही टिक करके चले आओ। तो यहाँ पे जरा सा डाउट आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। एक बार अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसका आंसर तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, कॉमन सेंस लगा के दे सकते हो, लेकिन सेक्शन और आर्टिकल में या डेफिनेशन में अगर एक बार आपके दिमाग में डाउट आ गया तो उसका करेक्ट आंसर नहीं दे सकते हो आप। इसके लिए आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, चाहे कोई किसी न किसी तरीके से आप उसको रिलेट करके, चाहे जैसे लर्न करो, आपको सेक्शन आर्टिकल बहुत अच्छे से लर्न करने होंगे, ठीक है। केसेस क्या कर सकते हो, केसेस की जो मेन टाइटल जो हो, टाइटल से आप उसकी स्टोरी को रिलेट करके लर्न कर सकते हो केसेस को, ठीक है। और बीए वाले जो सब्जेक्ट हैं, जो बीएलएलबी के हैं, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, इनमें आप बुक्स और डेफिनेशन बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। इनके स्टेटमेंट वगैरह जो विद्वानों के हैं उनको रट लीजिएगा, ठीक है। ये जो लास्ट में टिप्स दी गई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि पहली टिप ये है कि आपको क्वेश्चंस बहुत ध्यान से रीड करने हैं। अगर कहीं भी क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो आपने पढ़े नहीं हैं, या नए क्वेश्चन है, या बिल्कुल अलग क्वेश्चन जिनके आंसर आपको नहीं आ रहे हैं, टफ क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपको डिप्रेस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपको आंसर आ रहा है, वहाँ ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। बस ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ने हैं और बहुत ही ध्यान से एकदम अच्छे से रिकॉल करके उनके आंसर टिक करके आने हैं। जो हमारी दूसरी टिप है वो ये है कि हम जो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे पहले तो उसमें टिक करेंगे, और जो भी उसका ऑप्शन होगा A, B, C या जो भी हमारा ऑप्शन होगा उसमें भी हम टिक कर लेंगे कि इस क्वेश्चन का हमने ये वाला आंसर टिक किया हुआ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन इतने हमने अटेम्प्ट किए हैं। ये आपको कब हेल्प करेंगे, जैसे कि आप जब एग्ज़ाम दे देते हो, आपका जब रिजल्ट आने वाला होता है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक फैसिलिटी क्या प्रोवाइड कराई जाती है, आपको आपके क्वेश्चन पेपर की आंसर की अपलोड कर दी जाती है, ठीक है। अब वहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि यही नहीं टिक करते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन कौन कौन से अटेम्प्ट किए हैं या उनका आंसर कौन कौन सा टिक किया है। अब आपके पास अगर आंसर की आ भी जाएगी कि इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर सही है, इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर सही है, तब भी आप नहीं चेक कर पाओगे, क्योंकि आपको यही नहीं मालूम हमने कौन सा क्वेश्चन उसमें आंसर टिक किया था, ठीक है। और फिर जब बच्चों का रिजल्ट आगे पीछे हो जाता है, नंबर कम आ जाते हैं, तो फिर बच्चे बाद में हंगामा काटते हैं, कहते हैं नंबर कम आ गया, ये है वो है, गलत कॉपियाँ चेक हुई हैं। आप अपनी तरफ से कोई मिस्टेक ना करिए ना, आप जो क्वेश्चन पेपर है उसमें टिक करके आइए कौन सा आपने आंसर किया है,
और उसके बाद जब आंसर किया है उसमें मिलाइए, देखिए कि आपने जो क्वेश्चन किया है इसका ये वाला आंसर किया था और क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आंसर की अपलोड करेगी क्या उसका यही आंसर है, उसको चेक करिए, मैच करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी कॉपी गलत चेक हुई, आपके नंबर कम मिले हैं, आप चैलेंज करिए कॉपी को, ठीक है। यूनिवर्सिटी में हंगामा काटने से कोई नहीं होगा फ़ायदा। अच्छे से पेपर करिए, उसके बाद अपनी आंसर की से मैच करिए और उसके बाद करना क्या है, क्वेश्चन पेपर जो है आपको वो अपने घर लेकर के आना है। पिछले बार क्या हुआ था, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बच्चों को नहीं दिए थे, ठीक है। तो आप उनको बोल देना, अगर आपसे कोई कहे तो उनसे बोल देना अगर क्वेश्चन पेपर हम आपको दे देंगे तो हम मैच कैसे करेंगे आंसर। जब आंसर की यूनिवर्सिटी के द्वारा अपलोड करी जाएगी तो आप कैसे मैच करोगे कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया था, उसमें कौन सा आंसर टिक किया था, ठीक है। कैसे पता करोगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, यूनिवर्सिटी ने जो आपको नंबर दिए हैं वो सही हैं कि गलत हैं, आपकी कॉपी कैसे चेक हुई है, सही चेक हुई है कि गलत चेक हुई है, आपको नहीं मालूम चल पाएगा ना। तो इसलिए आप लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन पेपर लेकर के आना है, ठीक है। और आज का जो हमारा वीडियो है, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगी। और इसके अलावा जो और भी क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनकी भी लिंक्स मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँ और टेलीग्राम में भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और आगे की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि जैसे ही कोई हमारा नया वीडियो आए तो आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग